नहीं वो प्रॉपर्टीज एल्केन देते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एल्काइन देती है और ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी एल्काइंस पॉलीमराइजेशन देती है। तो पॉलीमराइजेशन कैसे होता है उसकी हम थोड़ी सी तुमको हिंट दे देते हैं। पहले थोड़ी सी रिएक्शन लिखते हैं, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम एल्काइन यानी कि इथाइन के 3 मोल ले लेते हैं और कभी भी पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन हमेशा रेड हॉट ट्यूब में होता है, रेड हॉट ट्यूब। उसमें क्या होता है, ये एल्काइन के 3 मोल्स आपस में कंबाइन करते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्काइन के 3 मोल्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि एल्काइंस जो होती है वो पॉलीमराइज करके बेंजीन का फॉर्मेशन करती है। और जो टेम्परेचर है वो अगर याद रख सके तो वो भी अच्छी बात है, 873 केल्विन होता है। जितनी भी रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस में जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में ही लिखते हैं। तो ये आपके एल्काइन के 3 मोल्स हैं जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये एल्काइन के 3 मोल्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मतलब ट्रिपल का डबल हो जाता है और जहां बॉन्ड नहीं था वहां सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ट्रिपल का डबल, डबल का सिंगल, जैसे हमने सिखाया था ना, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और जहां बॉन्ड नहीं होता है वहां पर बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है बेंजीन रिंग का, क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होता है। तो उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है पहले से, C6H6 होता है। तो आपको याद रखना होगा कि एल्काइन जब पॉलीमराइजेशन करती है तो बेंजीन का फॉर्मेशन करती है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती रिएक्शंस, जैसे हम लोग ने पिछले टर्न पर जो इथाइन है और बताया था इथाइन का जो H होता है वो एसिडिक H होता है। इस एसिडिक H को रिप्लेस करके मैंने NaNH2 से रिएक्शन कराई थी और फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई थी, तो आपका प्रोपाइन बन गया, ब्यूटाइन भी बन सकता है। तो इस तरह से मैंने कई स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिए थे, जिसको मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं और उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एल्काइंस होती है उनके पास जो H होता है ये एसिडिक H होता है और ये सोडियम आजाइड, NaNH2 का नाम होता है, सोडियम आजाइड से रिएक्शन करके CH ट्रिपल बॉन्ड CNA में कन्वर्ट हो जाता है, C माइनस Na प्लस। फिर मैंने बताया था इसकी BrCH3 या CH3Br से रिएक्शन करते हैं तो NaBr बाहर निकल जाता है, NaBr बाहर निकल जाता है और ये CH3 जाकर के अटैच हो जाता है, ये CH3 जाकर के अटैच हो जाता है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये भी पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब ये पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे अगर इथाइन कर रहा था तो बेंजीन बन रही थी, लेकिन ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन करेगा तो बेंजीन की अल्टरनेट 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा और अल्टरनेट 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये है जब हम इसको पॉलीमराइज कराएंगे तो पॉलीमराइज करने पर अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल होगा, लाइक दिस। क्या होगा, मिथाइल होगा अल्टरनेट पोजीशन। और इसका नाम बहुत फेमस है, कहा जाता है इथाइन से, कहा जाता है इथाइन से मेजेटिलीन बनाओ। तो आपको याद रखना होगा मेजेटिलीन इसी का नाम होता है जो अभी हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम होता है मेजेटिलीन, मेजेटिलीन इसका नाम होता है मेजेटिलीन, दिस इज मेजेटिलीन। कहने का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा और समझें तो आपको क्लियर कट यहां पर समझ में आ जाएगा कि अगर आप 2 मोल CH3Br लेकर के लेफ्ट और राइट दोनों के जो Na है वो रिप्लेस कर दें ब्यूटाइन से, मतलब अगर आपके पास ब्यूटाइन बना ले, आप इथाइन से ब्यूटाइन आप बनाना चाहते हैं, किस तरह से बनेगा,
पहले 2 मोल NaNH2 लेंगे और दोनों H रिप्लेस कर देंगे सोडियम से, फिर 2 मोल CH3Br लेंगे, NaBr बाहर निकल जाएगा और आपका ब्यूटाइन बनके तैयार हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इस ब्यूटान को भी पॉलीमराइज करें तो भी बेटा बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस हर कार्बन के पास अब H ना होकर के CH3 होगा। तो उसको मैंने पॉलीमराइज कर दिया और जैसे ही मैं इसको पॉलीमराइज करूंगा तो हर कार्बन के पास H ना होकर के CH3 होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन की टर्मिनल पोजीशन पे क्या है, दोनों तरफ CH3 है, इसलिए ये कंपाउंड बनेगा। जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे CH3 होता है तो उसका नाम होता है मेसेटिलीन। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मेसेटिलीन के बारे में काफी पूछा जाता है। तो बेटा ये आप बात समझ गए होंगे, और आपसे अगर आज के बाद पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कन्वर्जन, तो वो कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। कौन कौन से कन्वर्जन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं इथाइन टू ब्यूटाइन, इथाइन टू प्रोपाइन, इथाइन टू मेसेटिलीन, इथाइन टू मेसेटिलीन। ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इथाइन से आप मेसेटिलीन कैसे बनाते हैं। हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और इथाइन की सारी रिएक्शन सम अप करके एक ही जगह लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको रिएक्शंस लिखवाई थी किसकी, इथीन की, तो जैसे मैंने आपको इथीन की रिएक्शंस लिखवाई थी बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको इथाइन्स की रिएक्शंस लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए किस तरह से मैं करता हूं उस काम को। तो जो टोटल रिएक्शंस होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 रिएक्शंस या जितनी जरूरत होगी उतनी हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है इथाइन। तो इथाइन कौन कौन सी रिएक्शंस देगा, ये रिएक्शंस ठीक अब आपके सामने आ रही है। सबसे ऊपर देखिए कौन सी रिएक्शन है, यह रिएक्शन आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे होता है Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, दोनों पोजीशन पे Br लग जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। पहले बनता है Br डबल बॉन्ड और फिर से ये फर्दर रिएक्शन होती है और फिर से बनता है CH 1 2 3 4। अब बनता है CH Br2 CH Br2। इस तरीके से बेटा हम 2 बार रिएक्शंस कर सकते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले बनेगा CH डबल बॉन्ड CH दोनों पर Br, और उसके बाद जो है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने प्रोडक्ट बनाया है। Br2CCl4 वाली वही रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC नाम होगा 1,1,2,2 टेट्रा टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो इथेन, ये इसका IUPAC नाम। अब बेटा तुम इसकी HBr से भी रिएक्शन करा सकती हो। HBr से तुम्हें रिएक्शन आती है तो तुम खुद ही करा लो, तुम्हें आती होगी। तो बेटा जब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पूरी तरीके से हटता है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट 2 मोल HBr भी लिख सकते हैं। पहले 1 मोल HBr आएगा, फिर दूसरा मोल भी HBr आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH Br2, ये प्रोडक्ट बनता है। जैसे एल्कीन की आप HBr से कराते हैं वैसे आप एल्काइन की कराएंगे, बस यहाँ पर 2 मोल होता है। अब बेटा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका हम लोग आगे डिस्कशन और भी करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कभी भी आपसे कोई कहे कि एल्काइंस का हाइड्रेशन करना है
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने वाटर लिया, H+ लिया, और कोई कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे मैंने बताया था H2SO4 लेते हैं, है ना। H2SO4 से क्या होता है, यहाँ पे H2SO4 HgSO4 भी ले सकते हैं। तो जब हाइड्रेशन करेंगे तो उसमें वाटर का एडिशन होगा, वाटर का एडिशन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये वाटर का एडिशन हो गया। और राधिका तुम जानती हो कि ये जो कंपाउंड है ये इनॉल है। ये मैंने आपको बहुत दिनों तक 2 बार 3 बार समझाई थी कि टॉटोमेरिज्म क्या होती है। टॉटोमेरिज्म में हमने बताया था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ध्यान से देखो राधिका, ये इनॉल है और इनॉल अपने आप को स्टेबलाइज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटो में। तो ये देखो बेटा, ये कीटो बन करके तैयार हो गया। और हम लोग कहते हैं कि जब एल्काइंस का हाइड्रेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, या इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। दिस इज IUPAC नाम। तो कभी भी एल्काइंस का हाइड्रेशन पूछा जाए तो उसमें इनॉल नहीं बनता है, इनॉल अपने आप को टॉटोमराइज करा लेता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको टॉटोमेरिज्म नहीं याद है तो आप अपने नोट्स में देखिएगा, फिर हमको बताइएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग एल्काइन की करते हैं, HCN से भी रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN भी ये रिएक्शन दे सकता है। कैसे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और राधिका तुम इसका नाम जानती हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को कहते हैं विनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। विनाइलिक ग्रुप और एलाइलिक ग्रुप मैंने तुमको बहुत देर तक समझाया था। और अगर बेटा हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो बेटा ये तो तुम पहले से ही जानती हो कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर CO2 और वाटर बनता है। और हम एल्काइन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लेते हैं एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 ये ऑक्सीडाइज कर देता है और ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भी तुम जानती हो और ऑक्सैलिक एसिड से बड़े एसिड भी तुम जानती हो, क्योंकि मैंने तुमको याद रखने का तरीका बताया था ओम्स गैप से। तो बेटा ये ऑक्सैलिक एसिड होता है और ऑक्सैलिक एसिड के दोनों एसिड COO-, इसको कहते हैं फिर ऑक्सैलिक ऑक्सलेट आयन कहते हैं। अगर ऑक्सैलिक एसिड के दोनों H हटा देंगे तो उसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। और थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि ऑक्सैलिक एसिड की हम टाइट्रेशन भी करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन भी हम करते हैं। अगली रिएक्शन बेटा जो एल्काइंस दे सकते हैं ये भी हम आपको बता सकते हैं, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, वाटर। तो मैंने क्या था, मैंने बताया था जब ओजोनोलिसिस होती है एल्कीन्स की तो कहते हैं ओलो ओलो निकल लो, लेकिन जब एल्काइंस की ओजोनोलिसिस होती है तो मैंने बताया था ओलो ओलो बने रहे। तो ये बेटा बन गया और इसका नाम बहुत फेमस होता है, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल। उसके बेटा बाद हमने और भी रिएक्शंस तुमको बताई थी, उनको भी मैं यहाँ पे समअप करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर हम एल्काइंस की 2 तरह के रिएजेंट्स के साथ टेस्ट करें, वो 2 तरह के रिएजेंट्स आप जानती हैं, एक होता है टॉलेंस रिएजेंट और एक होता है फेलिंग्स रिएजेंट। बेटा हमने टॉलेंस सॉल्यूशंस आपको बताया था क्या होता है। टॉलेंस सॉल्यूशन होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिए कि टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉपीज वगैरह में तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिल्वर अमोनिया का होल्ट वाइज और बाहर प्लस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और अगर आप इसको भूल जाए तो आप सीधा टॉलेंस रिएजेंट भी लिख सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट का काम होता है
AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, इसका नाम है सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड एसिटिलाइड। तो ये टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट होते हैं। और बेटा मैंने आपको दो तरह के रिएजेंट बताए थे, मैंने बताया था एक टॉलेंस भी होता है और एक फेलिंग भी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर के बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर के बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो आप फेलिंग सॉल्यूशन भी यहां पे लिख सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, और या आप फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, जैसे वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है CHCU। तो तुमको बेटा समझ में आ रहा है अभी? यस NH3 का होल्ड वाइज, तो सिल्वर के साथ अमोनिया का होल्ड वाइज था, वैसे ही कॉपर के साथ अमोनिया की होल पावर 4 होती है, इसका नाम होता है कॉपर टेट्रामीन। जो अभी हमने आपके सामने ये लिखा है रिएजेंट, इसका नाम होता है कॉपर टेट्रामीन, क्योंकि कॉपर के साथ 4 अमोनिया के लिगेंड्स होते हैं। मैंने बताया था कि मेटल के साथ मेटल के डी ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल आता है उस मॉलिक्यूल को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो कॉपर के साथ नीचे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं फेलिंग सॉल्यूशन में, और टॉलेंस सॉल्यूशन में सिल्वर के साथ अमोनिया के 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ऊपर बना सिल्वर एसिटिलाइड, नीचे बनता है कॉपर एसिटिलाइड। और अगर कॉपर एसिटिलाइड आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, CU, C ट्रिपल बॉन्ड CCU। इसका नाम होता है कॉपर एसिटिलाइड, उसका नाम होता है कॉपर एसिटिलाइड, ये नाम होता है। तो बेटा देखो मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे एक साथ जब समअप किया तो एल्काइंस की कई सारी रिएक्शंस तुम्हारे सामने निकल कर के, अभी कुछ और भी रिएक्शंस है, मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैंने लिखी नहीं, लेकिन मैंने तुमको रिएक्शन बता चुका हूँ और नेक्स्ट पेज पर भी फिर से लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये रिएक्शंस समझ में आ गई होंगी। जैसे एथाइन रिएक्शंस देता है, जैसे मैंने एथाइन का रोड मैप बनाया था, वैसे मैंने एल्काइन का भी रोड मैप बनाया है, इसको रोड मैप कहते हैं। रोड मैप का मतलब एक ही जगह आप कई सारी रिएक्शंस देख सकते हैं। एक लास्ट रिएक्शन जो मैं आपको बता चुका हूं वो मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर हम एल्काइन की सोडियम आजाइड से रिएक्शन कराते हैं, अगर 1 मोल सोडियम आजाइड होगा तो उसका 1 H रिप्लेस होगा, 2 होंगे तो 2 H रिप्लेस हो जाएंगे। कौन से H? एसिडिक H, और कोई H है ही नहीं। और फिर इसके जब हम CH3Br से रिएक्शन कराते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसमें NaBr बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो इसका नाम होता है प्रोपाइन, इसका नाम होता है प्रोपाइन। और इसका एक और भी नाम कह सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। चलिए ठीक है, ओके। तो NaNH2 का नाम तो आप जानती हैं, सोडियम एजाइड कहते हैं। इसका नाम हमने नहीं बताया, इसका नाम हम अलग से लिख देते हैं CNA। तो बेटा इस तरह के मॉलिक्यूल्स के नाम के लिए मैं एसिटानाइलाइड यूज कर रहा था, यहाँ सोडियम लगा है तो इसका नाम होगा सोडियम एसिटिलाइड। सिल्वर लगा होता तो सिल्वर एसिटिलाइड, कॉपर लगा होता तो कॉपर एसिटिलाइड, सोडियम लगा है तो सोडियम एसिटिलाइड कहते हैं उसको। तो बेटा मैंने एक जो रिएक्शन बची थी वो भी तुमको दोबारा लिख के बता दी और उसमें कुछ डाटा और ऐड कर दिया कि HC ट्रिपल बॉन्ड CNA जो ये सोडियम का सॉल्ट बनता है इसका नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। चलिए बेटा अब हम लोग आगे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस को।
हम लोग ने एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्कीन्स का कंपेयर किया था स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने आपको बताया था कि एल्काइंस की स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ सब ज्यादा होती है क्योंकि एल्काइन इज स्टेबल मॉलिक्यूल। अब बेटा मैं आपसे यहाँ पे कंपैरिजन कराऊंगा बॉन्ड लेंथ का। तो राधिका तुम अब हेडिंग डाल सकती हो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कि हम उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं। तुम कहोगी सर वही 3 मॉलिक्यूल आप फिर से बनाएंगे कंपैरिजन? यस बेटा। तो हम लिखते हैं H C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो राधिका तुम हमें बताओगी कि इन तीनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बताओ बेटा। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है जो कार्बन और कार्बन है इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी जितनी कम होगी वो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो राधिका तुम बताओगी कि बॉन्ड लेंथ कहां पर सबसे ज्यादा होगी? सर शायद बताओ बेटा। इथेन में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। किसकी? सर इथेन। इथेन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारा जवाब एकदम सही है, इथेन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तुम कहोगे सर ऐसा इसलिए कि जो सर लोग स्टेबल होते हैं, जैसे सर हम लोग का परिवार स्टेबल है तभी हम लोग पास पास रहते हैं, स्टेबल नहीं होगा तो सब लोग अलग अलग रहेंगे। तो जहां पर स्टेबिलिटी होती है वहां एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाती है। जहां स्टेबिलिटी होती है वहां एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, वो एक दूसरे के उतना नजदीक होते हैं। तो तुम कहोगे सर ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है और कार्बन के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी क्योंकि इथाइन की स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इथाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, एटम उतने ज्यादा पास होगी। तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी इथेन में, फिर इथाइन में, फिर समझ गई होगी इथेन, इथीन, इथाइन। तो ये कंपैरिजन ऑफ क्या था? बॉन्ड लेंथ। तो तुमने बताया कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो तुम कहोगी बेटा राधिका कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के। और ये तो हमने बताया ही था कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होती है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ठीक है राधिका, तुमने ये बात समझ ली, अच्छी बात है। बेटा एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है, फिर वो तुमको ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है, उसका नाम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो राधिका तुम बताओगी यहां पे हम कंपेयर कैसे करें? कहोगी सर वही 3 मॉलिक्यूल आपके फिर से? हाँ बेटा वही 3 मॉलिक्यूल फिर से। तो राधिका आप तुम बताओगी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर तुमने बॉन्ड एंथैल्पी का टर्म याद नहीं है तो मैं तुमको बता देता हूं। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम एनर्जी। कहां पर बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उसी बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है ना? तो बॉन्ड एंथैल्पी एक एनर्जी होती है, ये जिसको सबसे ज्यादा चाहिए होगी उसी की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो तुम कहोगे सर हम बताएं? हाँ बताओ, हम वेट कर रहे हैं। सर अल्काइंस की। हाँ एल्काइंस की। कहोगे सर एल्काइंस मजबूत है
स्टेबल है, 3 बॉन्ड है, तो सर जितने ज्यादा आपने बताया था नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो कहोगे सर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एंथैल्पी का भी ऑर्डर, क्योंकि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका मतलब उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी चाहिए। तो सर ये रहा ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी का। चलिए अच्छी बात है, तुमने ये बात समझ ली, बहुत बढ़िया बात, क्या बात। तो राधिका तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है। तो राधिका तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो तुमको सोचना पड़ेगा और उसका आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है, कॉपी में लिखो, which of the following is most acidic? Which of the following is most acidic? Which of the following is most acidic? तो राधिका स्टार्ट करते हैं। Which of the following is most acidic? पहला है ब्यूटेन, दूसरा है ब्यूटवनीन, ब्यूट वन इन, तीसरा है ब्यूट वन आइन, चौथा है ब्यूट टू आइन। तो राधिका तुम बताओगी इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बताइए। कहोगे सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चारों ही 4 कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जब हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्काइल। तो सर जो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन सर यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। एसिडिक का मतलब किसका हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, किसका हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है। ऑब्वियस सी बात है एल्काइन का निकलेगा, लेकिन कौन सी एल्काइन का, ब्यूट वन आइन कि ब्यूट टू आइन। तो राधिका इसका जवाब देगी, हम बैठे हैं। तो राधिका ब्यूट वन आइन। अरे वाह, तुम्हारा जवाब एकदम सही है, तुम्हारा जवाब एकदम सही है, लाजवाब, क्या बात है। तुमने कहा कि जब ब्यूट वन आइन जो है उसका H एसिडिक होगा, क्योंकि सर जब आप ब्यूट टू आइन बनाइए, जरा सर आप बनाइए, तो ये देखिए सर आप जरा ब्यूट टू आइन बनाइए, आप बनाइए सर तो आपको पता पड़ेगा। सर ब्यूट टू आइन में जो ये सिस्टम है उस सिस्टम के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसिडिक कहां से हुआ, क्योंकि एसिडिटी को पहचानने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तभी तो वो एसिडिक हुआ। तो तुम कहोगे सर ब्यूट वन आइन के पास तो हाइड्रोजन है, तो ब्यूट टू आइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ब्यूट वन आइन। क्या बात है, इसका मतलब तुमको सारे लेक्चर्स समझ में आए, वाह भाई। तो ठीक है, अच्छी बात है। राधिका तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन, राधिका तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, रेडी हो जाओ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, रेडी हो जाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन, which of the following, which of the following, which of the following alkynes react with sodium in liquid ammonia। तो राधिका जल्दी से अपने नोट्स तुम देख लो, क्योंकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मैंने आपको रिएक्शन बताई थी।
और अगर आपको नहीं आते तो आप अपने नोट्स खोलिए और मेरे को जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट एल्काइल करेगा। तो आपका ए पार्ट है प्रोपाइन, दूसरा पार्ट है 2-ब्यूटाइन, तीसरा पार्ट है 3-पेंटाइन, चौथा पार्ट है 1-हेक्साइन। तो राधिका तुम्हारे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं और तुम बताओगी इसमें से कौन सा सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करेगा। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया को मैंने बताया था कि इसको हम लोग बर्च रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन का मतलब क्या होता है? सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो बी पार्ट। तो बी पार्ट अभी हम देखते हैं। नहीं बेटा, आपका जवाब गलत हुआ, आपका जवाब गलत हुआ। पहले आप देखिए कि सोडियम लिक्विड अमोनिया मैंने कहीं पे लिखवाया था, और क्या लिखवाया था उसके बारे में जरा पढ़ के बताइए। पढ़िए। So alkynes can also be reduced to alkenes with Na liquid in H3. That is called Birch reduction. हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो तुमने कहा कि एल्काइंस रिएक्शन देती हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ और ये एल्कीन में कन्वर्ट होती है। तो ये तो सारी ही एल्काइन है, तो कौन सी कन्वर्ट होगी? बात तो ये निकल के आ रही है। तो इसका आंसर जो है मैं देखता हूं और आपको बताता हूं कि मैंने आपको किस तरह से सिखाया था। क्योंकि सोडियम लिक्विड अमोनिया मैंने बताया था, इसको बर्च रिडक्शन भी कहते हैं, और बर्च रिडक्शन जो होता है वो कन्वर्ट करता है इनको एल्कीन्स में। इसमें कन्वर्ट करता है एल्कीन्स में। तो मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है क्या था इसमें। ओके, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। इसका आंसर यार बढ़िया जीती है। इसका आंसर बेटा तुमने क्या बताया था? आंसर फिर से बताओ। Sir, बी पार्ट यानी कि 2-ब्यूटाइन। ओके, 2-ब्यूटाइन तो बेटा एक स्पेशल रिएक्शन थी। 2-ब्यूटाइन वाली रिएक्शन तो एक स्पेशल रिएक्शन थी, और मैंने आपको लिख के बताया था कि वो रिएक्शन देता है सिर्फ और सिर्फ लिंडलार कैटलिस्ट। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? ब्यूट-2-आइन को कन्वर्ट करता है सिस ब्यूट-2ईन में और ट्रांस ब्यूट-2ईन में। ठीक है ना? तो मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि 2-ब्यूटाइन रिएक्शन तो देता है, वो स्पेशली लिंडलार कैटलिस्ट के साथ देता है, और वो क्या बनाता है? सिस ब्यूट-2ईन ट्रांस 2-ब्यूटीन। लेकिन तुम कहो कि सर आप बताइए अच्छा कौन सा आंसर होगा? बेटा बुक पे जो आंसर दिया गया है वो फर्स्ट यानी कि ये वाला दिया गया है, और फोर्थ यानी कि ये वाला पार्ट दिया गया। ये 2 आंसर दिए गए, इनको जस्टिफाइड करना है। तो तुम कहोगे सर प्रोपाइन तो 100% देगी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। प्रोपाइन सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन देगी, और उसके साथ सर जो है हेक्साइन, हाँ सर हेक्साइन भी देगी। यानी कि सर बर्च रिडक्शन होता किसका है? अब तुम पॉइंट पकड़ लेना, बर्च रिडक्शन उन्हीं का हो रहा है जिनकी टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और सेंट्रल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो वहां पर उनके 2 चांसेस बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस की भूमिका जो होती है वो ज्यादातर लिंडलार कैटलिस्ट निभाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्च रिडक्शन कौन सा एल्काइन दे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टर्मिनल यानी कि किनारे पे किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है,
तो तुम कहोगी प्रोपाइन और हेक्साइन। दैट मीन्स आज के बाद फिक्स हो गया कि तुम्हें बर्च रिडक्शन और भी ज्यादा समझ में आ गया कि अगर टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही मॉलिक्यूल बर्च रिडक्शन देंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा हम लोगों ने इसको भी समझ लिया है। तो आंसर हुआ आपका ए पार्ट और डी पार्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई हेडिंग डालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई दिनों से एल्कीन और एल्काइन और एल्केन के बारे में जानकारी ले ली है। थोड़ी और जानकारी बढ़ाते हैं, लेकिन वो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी बढ़ाते हैं। तो राधिका तुम हेडिंग डालो, केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और तुम कहो सर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हम समझ गए, आप किसका जिक्र करने जा रहे हैं? आप जिक्र करना चाह रहे हैं बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन ही होती है जो एरोमेटिक होती है। तो सबसे ज्यादा जिक्र हम लोग उसी का करेंगे पहले, कि बेंजीन क्या क्या कर सकता है, क्या होता है उसमें, क्या नाम होते हैं। तो बेटा बेंजीन से रिलेटेड सबसे पहले हम आपको मॉलिक्यूल बना के दिखाते हैं। आज के बाद राधिका अगर तुम्हारे सामने कोई दो बेंजीन आपस में जोड़ दे, जैसे कि मैंने अभी जोड़ी दो बेंजीन, तो राधिका तुम्हारे सामने इस तरह से अगर कोई दो बेंजीन तुम्हारे सामने जोड़ दे तो उसका नाम बेटा तुमको याद रखना होगा। उसका नाम होता है नैफ्थलीन। क्या नाम होता है? नैफ्थलीन। और नैफ्थलीन तो तुम जानती हो क्या? नैफ्थलीन क्या होती है? जो बाथरूम में छोटी छोटी गोलियां डाली जाती हैं ताकि वॉशरूम के बाद बदबू ना आए, ताकि हम लोग क्या डाल देते हैं? नैफ्थलीन की गोलियां डाल देते। लेकिन तुम्हारे बाथरूम में भी नैफ्थलीन की गोलियां अगर नहीं पड़ी होंगी तो तुमने गोदरेज का वो लगा रखा होगा, खुशबू वाला, तो उसमें भी बेटा नैफ्थलीन की गोलियां ही होती है। कई लोग डब्बा लगाते हैं गोलियों का, कई लोग गोलियां जो होती है खुले में छोड़ देते, नीचे फेंक देते, तो वो पानी में धीरे धीरे डिजोल्व होती रहती है और अपनी खुशबू बैक्टीरिया मार देती है। तो बेटा जो डब्बे में हम लोग टंगाते हैं ना पीछे से बाथरूम में, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। जो खुली हुई गोलियां होती हैं वो ज्यादा इफेक्टेड होती है। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। तो बेटा नैफ्थलीन भी तुम समझ गई कि अगर मास्टर साहब दो बेंजीन रिंग को जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं नैफ्थलीन। तीन बेंजीन रिंग को जोड़ेंगे तो उसका नाम होता है एंथ्रासीन। बहुत बढ़िया, क्या बात। तो ये वाले तो आप समझ गए दो मॉलिक्यूल्स, और भी समझ लीजिए। ये हम तुम्हें काफी बार बता चुके हैं, इसलिए इसका नाम राधिका बताएगी। राधिका बताओ उसका नाम, जो अभी हमने ब्लू कलर से लिखा है। बताइए बताइए बताइए। राधिका सर नहीं याद। नहीं आता, कोई बात नहीं। राधिका ये तो जानती होगी ना, देखो ये वाला, इसका नाम बोलते नहीं थे हम, टॉलुइन। टॉलुइन, ये बेटा टॉलुइन होता है। क्या नाम होता है? टॉलुइन। ये क्या नाम होता है? इथाइल बेंजीन। इसका क्या नाम होता है? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम होता है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो जब बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठोगी ना तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन नहीं लिख के आता है। पता वो डराने के लिए क्या लिखते हैं? कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। क्या कहेंगे? कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। तो जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी फैशन बदलता जाएगा और उसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। तो तुम कहोगी सर मेटाजाइलीन भी होती होगी, पैराजाइलीन भी होती है। यस एग्जैक्टली। कैसे बनेगी? तुम कहोगी सर मेटा, तो मेटा बना लीजिए, ये लीजिए सर मेटाजाइलीन। सर पैरा, लीजिए सर पैराजाइलीन। तो जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी
नाम बदलते चले जाएंगे। इसका नाम है मेटाजाइलीन और इसका नाम है पैराजाइलीन। ये होता है। और राधिका इसका नाम तो तुम बता ही दोगी क्योंकि ये तो नाम मैंने आज ही बताया। ये कंपाउंड जो मैं लिखने जा रहा हूं, बताओ बेटा इसका नाम क्या होता है? सर मेसिटिलीन। हाँ मेसिटिलीन, ये हमने आज ही बताया था और तुमने कन्वर्जन में देखा भी कि किस तरह से एथाइन से मेसिटिलीन भी बनाया जा सकता है। मेसिटिलीन हो गया, मेसिटिलीन, इथाइन से बेंजीन, इथाइन से मेसिटिलीन, इथाइन से 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको। इसका नाम 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको। वाह भाई क्या बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और है। तो बेटा आगे बढ़ो और देखो रिएक्शंस गिवन बाय बेंजीन, क्योंकि अभी हम लोग एक ही एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं कि बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है। आइए, तो बेंजीन बेसिकली बेटा 3 तरह की रिएक्शंस देता है, तो उसको मैं लिख देता हूं। बेंजीन gives 3 types of reaction, 3 types of reaction। पहली होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और तीसरी होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा सान्या कह रहे हैं, राधिका, ये 3 तरह की रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे हम लोग पहले देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले तुम्हारे पास ये बेंजीन आ गया, तो बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो काफी आसान होता है। मतलब आप क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपके पास क्लोरीन जाके सीधा बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बेंजीन का H निकल करके HCl के साथ HCl बनाएगा, क्योंकि HCl के 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम है और उसमें कैटलिस्ट क्या होता है? anhydrous aluminum chloride. That means the replacement of hydrogen atom in the ring by a halogen like chlorine, bromine, iodine is called halogenation. अगर आप भूल जाए तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं अलग से इंग्लिश में बता के। The replacement भाई सब्स्टिट्यूशन में तो रिप्लेसमेंट ही होता है ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन रिंग बाय अ हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी तो कोई यूज करता ही नहीं है। इज कॉल्ड halogenation। ये हो गया बेटा। तो बेटा हेलोजिनेशन आपको क्लियर है पूरी तरीके से कि किस तरीके से मैंने किया। आप यहाँ टेम्परेचर लिखना चाहें वैसे आप
टेम्परेचर याद नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए अभी लिख लीजिए, बाकी याद ना करिएगा तो भी चला देंगे हम काम। उसी तरीके से बेटा बेंजीन से आप आयोडो बेंजीन भी बना सकते हैं, इसकी I2 से रिएक्शन करा के, Br2 से रिएक्शन करा के। तो ये बेटा है, कब से कब आप इतना तो याद रखिए कि बेंजीन क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बेंजीन क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। चलिए हम लोग आगे एक और लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सेम रिएक्शन तुम Br2 के लिए भी लिख सकती हो और वही सारी सेम चीज एनहाइड्रस Al, जैसे वहां पे AlCl3 लेते हैं, अब यहाँ पे हम AlBr3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 ऊपर लिखा था, यहाँ पे AlBr3 लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एनहाइड्रस ऊपर Cl के साथ AlCl3, Br के साथ AlBr3। जरूरी तो नहीं है कि तुम एल्यूमिनियम ही हर जगह लो, तुम ब्रोमीन भी ले सकते हो, AlBr3। टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन। ये देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन हुआ और ब्रोमोबेंजीन बन करके तैयार हो गया, प्लस HBr बाहर। तो सब्स्टिट्यूशन जो भी करना होगा वो आपको दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राधिका स्टार बना के नीचे लिख देना कि ब्रोमोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है, लेकिन फ्लोरोबेंजीन बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना, इसलिए हम इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते। इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन बन सकता है, लेकिन उसकी यील्ड बहुत ही घटिया होती है, बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हम लोग फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बनाते। ओके, आगे देखते हैं बेटा, हेडिंग डालिए सल्फोनेशन। राधिका हेडिंग डालो सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आपके पास अगेन ये बेंजीन रिंग है। सल्फोनेशन में क्या होता है, हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइक्लोराइड 330 केल्विन। तो जरूर ज्यादातर लोग ये रिएजेंट लिखते नहीं है, वो ज्यादातर क्या करते हैं सल्फोनेशन में H2SO4 लिखते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं SO3H, ये लगता है, उसका नाम बहुत फेमस होता है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। आज के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, यानी बेंजीन के ऊपर SO3H आ जाता है। उसके बाद बेटा लिखो नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन राधिका जब से तुम छोटी हो तब से बढ़ती चली आ रही है। क्या कहोगी सर, बेंजीन का नाइट्रेशन तो कोई भी कर सकता है, कौन कौन कर सकता है बेंजीन का नाइट्रेशन, तो तुम कहोगे सर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर आपकी श्रद्धा है, आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर की जगह आप हीट भी लिख सकते हैं। ये देखिए राधिका नाइट्रोबेंजीन बनकर के तैयार हो गया, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अगली अब रिएक्शन राधिका अब तो चालू हुई है, मेन वाली ऊपर वाली तो फर्जी टाइप रिएक्शन, ये तो कोई बता सकता है, बेंजीन का नाइट्रेशन करो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन का सल्फोनेशन करो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का क्लोरिनेशन करो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का ब्रोमोनेशन करो ब्रोमोबेंजीन, कोई बता सकता। अब आती है मेन रिएक्शन, उसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट। फ्रेडल क्राफ्ट, और रंग बदल देते हैं। पेन के रंग का, हमारा जो पेन का कलर हो गया वो तोतापुरी रंग है,
इस कलर को हम लोग कहते हैं तोतापुरी। दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन तो बेटा दो तरह की होती है, एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लोग एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों देखेंगे। दोनों बहुत ही आसान है और दोनों रिएक्शन एक स्टेप में लिखी जा सकती है। ये सब आप अभी जो है आप जो पढ़ रही हैं ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी हमने आपको एडिशन रिएक्शन बताई ही नहीं है, ये तो अभी पहला ही पार्ट चल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए बनाइए बेंजीन। ये देखिए बेटा बेंजीन, ठीक है। ये आपकी बेंजीन प्लस CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 क्या बना? ये बना बेटा टोलुइन। क्या बना? टोलुइन। तो बेटा कभी भी अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि बेंजीन पे यदि आपको एल्किल ग्रुप लगाना है तो आप फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ले सकते हैं। और यदि आपको कम समझ में आए तो आप एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप बड़ा एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं CH3 CH2Cl और रिएजेंट सब बेटा वही रहेंगे। क्या रहेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 का क्या नाम होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे फिर से एल्किल ग्रुप लग जाएगा, ये लग जाएगा CH2CH3 और इसका क्या नाम होता है? इथाइल बेंजीन। तो बेंजीन पे आपको कभी भी कोई एल्किल ग्रुप लगा तो आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। राधिका हमने इतनी सारी रिएक्शन लिखा दी, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। उसका नाम है एसाइलेशन। पहले हम लोगों ने पढ़ा एल्काइलेशन, अब पढ़ रहे हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन का पूरा नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे पीछे था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहां होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सब जितने भी साइंटिस्ट हैं ये उनके नाम पे रिएक्शन है और ये सब ज्यादातर साइंटिस्ट शेफ है। शेफ मतलब ये सब खाना बनाते बनाते किचन में एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। ये सब नए तरह की चीजें बनाने के चक्कर में ये सब एक्सपेरिमेंट कर लेते थे और नई नई चीजें बन के आ जाती थी। ये सारे एक्सपेरिमेंट ज्यादातर इनके किचन में हुए। ये सारे लोग ज्यादातर शेफ होते हैं। तो ठीक है, अब आपके सामने फिर से बेंजीन। अब बेटा एसाइलेशन के लिए हम लोग लेते हैं CH3COCl। इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, या इसको IUPAC नेमिंग भी होती है COCl की। COCl के लिए हम लोग कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, जिसको हम लोग और भी कहते हैं, ये जनरल नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। कैसा रिएक्शन देगा? बिल्कुल सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और रिएक्शन हो जाएगी आपकी। इसमें क्या होता है बेटा? बेंजीन में एसिटो ग्रुप लग जाता है। एसिटो ग्रुप क्या होता है पता है? एसिटो ग्रुप होता है COCH3। क्या होता है? COCH3। इसको हम लोग कहते हैं एसिटो ग्रुप। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, CH3COCl, इसको हम लोग कहते हैं एसिटो ग्रुप। दिस इज एसिटो ग्रुप और साइड प्रोडक्ट बनता है प्लस HBr प्लस
HBr प्लस HBr हो गया। तो तुम समझ गई होंगी अगर तुम्हारी मन में लिली, HBr या HCl? अच्छा मैंने HCl लिखना था, हाँ सही लिख दिया, ठीक है ठीक बेटा HCl ही बनेगा। हाँ हमने 2 बार बोला यानी तुम समझ गई, यानी तुम्हारा ध्यान है। चलो ठीक है बेटा, देखो फिर से हम एक और प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो दिस इज CH3 CH2 CO Cl, इसका नाम होगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे फिर से CO के पहले जो भी पार्ट होता है सारा अटैच हो जाता है। ये देखिए ये सारा बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हम बेंजीन रिंग का क्या करा रहे हैं, एसाइलेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एसाइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। अरे बेटा हमने एक कंपाउंड का नाम नहीं बताया, इस कंपाउंड का बेटा तुमको नाम याद रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। COCH3 इसका नाम होता है एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल, 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 ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। प्लस साइड प्रोडक्ट तुम्हारी दिली इच्छा है तुम अपना लिख सकती हो HCl। बहुत ही आसान रिएक्शंस होती है। अब बेटा आज का आखिरी पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, उनका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक या दो ही होती है, देखिए कौन कौन सी है। पहली, जब हम लोग बेंजीन का क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। जैसे मैंने 3 मोल H2 ले ली, तो उसके तीनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो तीनों उसके डबल बॉन्ड हट जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, और ये एल्कीन से एल्केन में मतलब डबल बॉन्ड अंदर हट गया, तो ये पूरी तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन। तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जब भी हम करेंगे बेंजीन का तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएंगे, अंदर के तीनों पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड वो उड़ जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन, और ये आज की आखिरी रिएक्शन है, ये राधिका ही हमको बताएगी। राधिका तैयार हो जाओ। तो ये है बेटा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, वाटर। कहोगे सर ये तो रिएजेंट उसके हैं, किसके सर, उसके ओजोनोलिसिस के। हाँ ये ओजोनोलिसिस के हैं। तुम कहोगे सर ये तो वही है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओलो ओलो निकल लो, फिर डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ फिर डबल बॉन्ड तोड़ो। तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, एक बार यहां पर O आया था, एक बार यहां पर O आया था, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। इसका मतलब बीच वाले बॉन्ड्स ग्रीन वाले तो ब्रेक हो गए, लेकिन ये वाले रह गए। तो बेटा CHO CHO मतलब CHO CHO, ये 3 मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। क्या बनेगा, 3 मोल बनेगा, क्योंकि बीच वाले बॉन्ड्स तो डबल वाले सब ब्रेक हो गए, ओलो ओलो निकल लो, लेकिन सिंगल बॉन्ड थोड़ा ना ब्रेक हुआ था। इसलिए CHO CHO करके कितने मोल बन गए, 3 मोल बन गए। कितने बन गए, 3 मोल बन गए। कितने बन गए, 3 मोल बन गए, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन आपके सामने हमने लिख दी है, तो आपको समझ में आ गई होगी। ये जो है एडिशन रिएक्शन है, किसकी, एडिशन रिएक्शन किसकी, बेंजीन की। अब कौन सी बची, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हम लोग बेटा नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तो यहां तक आपके नोट्स मैंने बनवा दिए, यहां तक मैंने आपको समझा दिया
कि बेंजीन किस तरह से रिएक्शन देता है, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, एल्काइंस की रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ये सब मैंने आपको एक एक करके बता दिया। तो राधिका बेटा, आप हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं।